कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कोई रंगदारी मांगे या हत्या की धमकी दे या फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो। उसके पास अगर सूचना पहुंचती है किसी भी रूप में तो वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से थर थर कांपने लगेगा, डर जाएगा। यदि उसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार होगा तो वो जो भी मांग रहा है उसकी मनमानी को वो पूरा ज़रूर करेगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस होने के बाद, उससे प्रभावित होने के बाद उसके जैसे बनने के लिए उसने तमाम कोशिशें की और वो उसकी कोशिश जो है वो कामयाब भी हो जाती है। जिस जिस इलाके में इसका प्रभाव रहता है वहाँ के लोग इससे डरते थे, कांपते थे। जैसा ये गैंगस्टर कहता था ठीक वैसे ही उन्हें करने के लिए मजबूर होना पड़ता था हर लोगों को। फिर धीरे धीरे करके इस गैंगस्टर पर 126 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि क्यों ना 2024 का इलेक्शन लड़ा जाए, विधायक बना जाए। लेकिन जब उसके टिकट नहीं मिला तो उसने फैसला लिया कि 2029 के चुनाव की वो तैयारी करेगा। वो कहता है कि जब 2029 का चुनाव होगा तो उसको टिकट मिल जाएगा और वो विधायक बन जाएगा, यानी कि गैंगस्टर के साथ वो फिर विधायक भी बन जाएगा। इससे उसकी जो इमेज है बदमाशों वाली वो ठीक ठाक हो जाएगी, उसके ऊपर जितने भी अपराध हैं वो हट जाएंगे। लेकिन उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है और उसकी ज़िंदगी का चैप्टर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जो उसको चाहने वाले थे वो इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन जिसको उसने परेशान किया था, ऐसी संख्याएं हज़ारों में होती है, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस ने जो काम किया वाकई में वो तारीफ़ काबिल थी। इस गैंगस्टर की कद काठी कुछ ऐसी होती है कि यदि एक पुलिस वाला इसको एक जमा के तमाचा मार दे तो शायद 3 या 4 दिन तक उसको बुखार ही लगा रहे। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि बड़े बड़े पुलिस वाले हों या बड़े बड़े बदमाश हो या फिर बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी हों, उसके नाम से कांपते थे, डरते थे। आज की कहानी ऐसे ही एक गैंगस्टर की है जिसने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अपना नाम बड़ा कर लिया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की। दरअसल झारखंड की ATS की 3 गाड़ियां होती हैं, वो जा रही होती हैं। उसमें 18 पुलिस वाले होते हैं, ऑफिसर भी होते हैं। उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर जाना था, उसकी सेंट्रल जेल में जाना था। वहाँ कुछ कागज लेकर जाते हैं, कागज दिखाते हैं और दिखाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पर ये अपराधी है, ये कैदी है, ये गैंगस्टर है, इसको हम ले जाना चाहते हैं। दरअसल 10 मार्च 2025 की रात 8:11 के आसपास का वक्त रहा था। जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो जाती है। 3 गाड़ियों में 18 पुलिस वाले होते हैं, उसको बीच वाली गाड़ी में बैठाया जाता है और लगभग 621 किलोमीटर दूर इनको सफ़र यहाँ पर अभी तय करना था और तय करते हुए इन्हें रांची जाना था। यानी कि जो गैंगस्टर था, इस गैंगस्टर को रांची के एक होटवार जेल होती है वहाँ पे इसको शिफ्ट करना था। फिर पूछताछ वगैरह करनी थी, फिर कोर्ट में इसको पेशी वगैरह करनी थी। अब ये जो सफ़र था इसमें लगभग 11 घंटे 56 मिनट की जो दूरी है वो तय करनी बाकी थी। रात भर ये सफ़र करते हैं। 11 मार्च 2025 की सुबह 9:15 के आसपास का वक्त था। झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है पलामू। पलामू से अभी रांची लगभग 189 किलोमीटर दूर थी और जैसे ही ये चैनपुर थाना और रामगढ़ थाना के बॉर्डर पर थे तो वहाँ एक जगह लगती है अधारी डोडा का जंगल। यहाँ एक मोड़ होता है। मोड़ पर जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो अचानक ही एक बम फटता है और बम जब फटता है तो पुलिस वाली की जो गाड़ी होती है वो बाल बाल बच जाती है। इससे पुलिस वाले सहम जाते हैं, डर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये अचानक से हुआ क्या है। इसी बीच में 6 और 7 लोग और आ जाते हैं जिसके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं और लगातार गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जब हवाई फायरिंग चल रही होती है तो पुलिस वाले को भी निर्देश दिए जाते हैं, बताया जाता है कि गाड़ी रोक ली जाए और इसके अंदर जो भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि जो एक गैंगस्टर बैठा हुआ है, उसको हमारे हवाले कर दिया जाए। जैसे ही बात हवाले करने की आती है फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसी में एक गोली एक पुलिस वाले के जांघ पर जाके लग जाती है। उस पुलिस वाले का नाम होता है राकेश कुमार। जैसे ही उसको गोली लगती है तो उसके हाथ में जो राइफल थी वो छूट जाती है और वो राइफल हाथ लग जाती है उस बदमाश के, उस गैंगस्टर के, जिसका नाम होता है अमन साहू।
अमन साहू ने उस राइफल को लिया और गाड़ी से आराम से निकल जाता है और निकलने के बाद भागने लगता है। पुलिस पर वो लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है और ये हवाई फायरिंग जारी रहती है। इसी बीच में एटीएस की टीम ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। दरअसल उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साथ में ही बैठे होते हैं। वो डीएसपी होते हैं, नाम उनका प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके के नाम से वो मशहूर होते हैं। वो अपनी टीम को दिशा निर्देश देते हैं और कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा होता है जिसकी इस बदमाशों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। गोलीबारी शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में 38 राउंड गोलियां चलती हैं। जो बदमाश होते हैं वो तो मौका पाते ही भाग जाते हैं, लेकिन अमन साहू नाम का जो बदमाश होता है उसको 13 गोलियां लगती हैं। 13 गोली में से 12 गोली ऐसी होती है जो उसके शरीर को भेद कर आर पार हो जाती है और एक गोली ऐसी होती है जो उसके सीने में जाकर अटक जाती है। अब यहाँ से उच्च अधिकारी को सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है और जिस बदमाशों को वो लेके आ रहे थे उसको गोली लग गई है। अब यहाँ से पलामू के एमएमसीएच में उसे लेके जाते हैं। वहाँ उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो पुलिस वाला होता है उसका इलाज वहाँ पर शुरू हो जाता है। आखिरकार जब इस गैंगस्टर के बारे में जब सोशल मीडिया पर खबर चलती है कि अमन साहू अब इस दुनिया में नहीं रहा, पुलिस की मुठभेड़ में वो मारा जा चुका है, तो यहाँ पर अब हर व्यक्ति ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा कोई खबर नहीं था, ऐसी कोई टेलीविज़न नहीं थी, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं था जहां अमन साहू के बारे में खबर ना चल रही हो, जिसकी उम्र 29 साल 8 महीने के आसपास होती है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से 38 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है बुडमो, और बुडमो में कुछ ही दूरी एक गांव लगता है जिसका नाम होता है मतवे। दरअसल मतवे का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है निरंजन साहू, जो कि पतरातों में एक दुकान चलाता था। उसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अमन साहू उर्फ अमन साहब और दूसरे का नाम होता है यहाँ पर आकाश कुमार। दरअसल ये जो उसका बड़ा बेटा होता है अमन साहू, इसने साल 2008 में पतरातों में एक मोबाइल की दुकान खोली थी। वैसे शुरुआत से ही उसका मिजाज कुछ रंगबाजी जैसा होता है, जो डरता तो किसी से नहीं था लेकिन कुछ अलग ही स्टाइल में रहता था, जैसे एक तरह से बदमाश वगैरह रहते हैं। तो बदमाशों से बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, उनसे बड़ा प्रभावित होता था। उसके दुकान पर अगर कोई आता था तो किसी से ना वो डरता था ना किसी का उसे खौफ था। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता रहा। फिर साल 2012 में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले लेता है और वहाँ पर ही कंप्यूटर में एक डिप्लोमा करता है। डिप्लोमा करने के दौरान ही जब वो वापस लौट कर आता है छुट्टियों में अपने गांव, 2012 सितंबर का वो महीना था, ये एक नामी बदमाश जिसका नाम कोलेश्वर गंजू होता है उससे वो संपर्क में आता है। फिर कोलेश्वर गंजू अपने कुछ साथियों के साथ इसको एक टास्क देते हैं। रामगढ़ का बर्नपुर है, एक सीमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ पर इसको फायरिंग करनी होती है। अब यहाँ से ये टीम लेकर जाती है, फायरिंग करती है और उसके बाद पूरे इलाके में इस बात को लेकर दहशत फैल जाती है। यह बात साल 2012 की है। पुलिस इन अपराधियों को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और इसी अपराध में ये लड़का भी होता है जिसका नाम अमन साहू होता है। फिर वो जेल में 8 महीने के आसपास रहता है। इस 8 महीने में वहाँ से वो ऐसी एजुकेशन वहाँ के रहने वाले बदमाशों के बीच में रह के वो प्राप्त करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब जेल से बाहर निकल के आता है तो उसके बाद उसने अपना काम फिर से चालू कर देता है। रंगदारी वसूलना हो गया, फिर लोगों को परेशान करना हो गया या फिर नक्सल से जुड़ना हो गया, ये सब फिर से करने लगता है। उसके पास AK-47 जैसे हथियार भी रहनी शुरू हो जाती है। अपना गैंग बनाता है और गैंग बनाने के बाद वो खुल्लम खुल्ला बदमाशी करना शुरू कर देता है। ऐसा दावा किया जाता है कि पुलिस वालों ने भी उसका साथ दिया इस बदमाशी में, साथ ही पॉलिटिकल जो पावर थी वो भी इसको मिलता रहा। फिर इसके नाम से लोग डरने लगे थे, घबराने लगे थे। फिर एक बार 2018 की बात है, आर्म्स एक्ट में वो पकड़ा जाता है, यानी कि अवैध रूप से जो हथियार का मामला होता है उसमें वो पकड़ा जाता है और उसको जेल भेज दी जाती है। लगभग 6 साल उसे जेल की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि साल 2019 में एक बार फिर जमानत होती है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, फिर जमानत होती है और कुछ इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है।
जेल में जाने के बाद भी इसकी जेल के अंदर से ही बदमाशी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बदमाशी जेल से रहकर ही चल रही है। उसके नाम से कितने ही ऐसे गुंडे हैं जो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही अमन साहू को लेकर भी था। इसके गुंडे भी इसके नाम पे कुछ भी करने को, मरने के लिए, धमकाने के लिए, पैसे वसूलने के लिए जेल के अंदर ही रह के ये सब उनसे करवाता रहता था और जेल के अंदर से ही इसको सारी सुख सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जा रही थी। अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें, जैसे 29 अक्टूबर 2011 को एक रांची की जेल में ये जाता है। उसके बाद 4 साल में उसको 10 अलग अलग जेलों में इसको बंद किया जाता है, लेकिन किसी भी जेल में उसका जो रुतबा होता है वो कम नहीं होता है। फिर लास्ट में ये 13 अक्टूबर 2024 को ये रायपुर की सेंट्रल जेल में चला जाता है। इस दौरान इसके जो संबंध थे कुछ ऐसे लोगों से हो जाते हैं जिनका नाम सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो सकती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई हो, हरिशंकर तिवारी हो, रईस खान हो, पपला गुज्जर हो, नयन थापा हो, मयंक सिंह हो, भक्ता मंडल हो, महाराज महाराणा यादव हो, अनमोल बिश्नोई, राजू थापा, कमल थापा, आयूब खान, गौरव यादव, सिंटू यादव, ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर से, बदमाशों से इसके कांटेक्ट बन जाते हैं। उनके लिए ये काम करना भी शुरू कर देता है। इसका एक अपना अपराध क्षेत्र होता है जिसमें लातौर, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ऐसे जगह होते हैं। ऐसी जगह पर यह अपना सिक्का चला रहा होता है। सोशल मीडिया पर यह कुछ इस तरीके से एक्टिव रहता है कि लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाना या फिर टेलीग्राम पे फेक आईडी बनाना और फिर यहीं से कुछ लोगों से संपर्क साधता है और वसूली करता था। इस तरह से बताया जाता है कि लगभग इस पर हत्या, रंगदारी, जबरदस्ती पैसे वसूलने की 126 से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके थे और जेल के अंदर रहते हुए ये बड़ी आसानी से ये सब काम कर रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि जब साल 2024 में जब विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता है तो इसके गुर्गे जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब अगर आप चाहो तो विधायक बन सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, इससे आपकी जो एक इमेज है, छवि है बदमाशों वाली, जितनी भी अपराध हैं आपके ऊपर वो सब खत्म हो सकते हैं और फिर लोग आपकी यहाँ पर इज्जत भी करेंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे। फिर वो टिकट लेने के लिए जाता है। ये झारखंड विधानसभा का बड़का गांव सीट होती है, लेकिन उसको वक्त की वजह से टिकट नहीं मिल पाता। फिर इसने फैसला कर लिया था कि साल 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें ये जरूर चुनाव लड़ेगा। इसलिए अब वो किसी को फ़ोन करता था, बातचीत करता था तो उससे कहता था कि वो भावी विधायक बोल रहा है। वो कद काठी से इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन उसके हाथ में जब बड़े बड़े आधुनिक हथियार होते थे, उन आधुनिक हथियार को देखने के बाद किसी के भी हालत जो है वो ख़राब हो सकती थी। यदि इसके बारे में कुछ और भी बात करें तो पता चलता है कि AK-47 जैसे आधुनिक हथियार इसके पास 5 थे और कार्बाइन इसमें जो यूज़ होती है वो 9 थे। पिस्टल की संख्या लगभग बताई जाती है 166 के आसपास और देसी कट्टे इसके जो चेले चपाट जो यूज़ करते थे उसके होते हैं 70 के आसपास। इसलिए इसका जो नाम है वो लगातार बढ़ रहा था और पुलिस के लिए, ये राजनेताओं के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए ये बड़ा एक सरदर्द बनता जा रहा था। और इसी बीच ये जाता है सेंट्रल जेल में। लेकिन सेंट्रल जेल में रहने के दौरान जब इसको रायपुर की सेंट्रल जेल से जब इसको रांची की हॉट बार जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में इसके गुर्गों ने इसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसको ये सफलता नहीं मिल पाई। अंधाधुंध गोली चलती है, पुलिस की इसके साथ मुठभेड़ हो जाती है और 38 राउंड गोलियां चलती है, जिसमें लगभग 13 गोलियां इसी को लग जाती है और 13 गोलियां में से 12 गोलियां इसके शरीर को आर पार कर देती है और एक गोली इसके सीने में जाकर अटक जाती है और इसकी जो जिंदगी है ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके चैप्टर ख़त्म होते ही हजारों की संख्या में कई इलाकों के, कई जगहों के, कई प्रदेशों के लोग जो होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं। जब इसके एनकाउंटर की खबर इसके परिवार वालों को पता चलती है तो इसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, इसको धोखे से मारा गया, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इसके माँ बाप ने इसको अगर अच्छी शिक्षा दी होती, अच्छे रास्ते पे ले गए होते तो ये सब होने की नौबत ही नहीं आती। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।